प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं लॉरेंज बल क्या चीज है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज्ड पार्टिकल मोशन में है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, उसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। और आज हम उसी फोर्स को एनालाइज करेंगे। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसमें कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव करेगा, उस पर जो फोर्स लगेगा उसी को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण अगर गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, उसे लॉरेंज बल कहते हैं। जैसे अगर इस बोर्ड पर फील्ड है और इस पर कोई पार्टिकल है, चार्ज है, ये चलेगा तो इस पर फोर्स लगेगा, वो लॉरेंज फोर्स है। और मैं आपको बता देता हूं ये बल क्यों लगा। तुम सोचो यहां पर एक पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, फिर अगर कोई चार्ज पार्टिकल चलेगा यानी मूव करेगा तो आप जानते हो कि मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। तो एक फील्ड तो पहले से था और एक फील्ड क्रिएट हो गया जब चार्ज मूव किया, दो फील्ड हो गए। तो दो चुंबक जैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और अट्रैक्शन रिपल्सन अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर, वैसे दो फील्ड हो गए और दोनों फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट जब करेंगे तो या तो अट्रैक्शन लगाएंगे एक दूसरे पर या तो रिपल्सन। यानी फोर्स तो फील होगा, ये एक्सपीरियंस तो होगा, इस चार्ज पार्टिकल को लगेगा कि पहले से जो फील्ड है वो हम पर फोर्स लगा रहा है। तो इस बात को लेकर डाउट नहीं होना चाहिए कि क्यों फोर्स लगा। भैया जाहिर सी बात है, मैं भी एक चार्ज पार्टिकल हूं, मैं भी चलता हूं तो मैं भी फील्ड क्रिएट करता हूं, वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता हूं। एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से है तो दुई चुंबक और दुई मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे ही। वही फोर्स जो इनको फील हुआ उसे लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। और मैं आपको इसी वक्त बता देता हूं इस बल की दिशा का निर्धारण, द डिक्लेरेशन ऑफ द फोर्स डायरेक्शन, विच फोर्स, लॉरेंज फोर्स, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस बल की दिशा को जान सकते हैं। आइए वन बाय वन करके सारे प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है। आपको एक बात पहले से पता है क्या? ये बात आपको पहले से पता है कि भैया फोर्स जो लगता है वो परपेंडिकुलर टू द वी वेक्टर, आपको पता है, धारा की दिशा के लंबवत, और साथ ही साथ वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी कैसे होता है, लंबवत होता है, दोनों के। ठीक, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि भैया जरा फ्लेमिंग का रूल लगाना है, फ्लेमिंग का रूल लगाना है। तो फ्लेमिंग का रूल क्या था? फील्ड, करंट और फोर्स सब परपेंडिकुलर है। फील्ड, करंट और फोर्स सब परपेंडिकुलर, तीनों। सब परपेंडिकुलर। और मैंने देखा कि अगर मान लीजिए मैं कोई एक, चलिए एक फिगर बनाता हूं मैं एक फिगर बना रहा हूं और आपसे एक बात कहूंगा कि एक चीज जानिए कि अगर कोई चीज आपको देखनी है तो नजरिया बदलो। शौके दीदार कर तो नजर पैदा कर। अगर दीदार का शौक है तुम्हें तो नजर पैदा करिए, उस लायक नजरिया बनाओ अपना कि तुम देखो, नहीं तो कंटाप खा जाओगे किसी से। इसको देखिए और उस तरीके से देखिए जैसे लैपटॉप खुला हो और लैपटॉप का कीपैड और लैपटॉप की स्क्रीन दोनों के बीच 90 डिग्री हो, फिट एकदम। अगर मैं कहूं कि ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज्ड पार्टिकल है और वो फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है।
आप देख लीजिए, कभी कभी नहीं बनता है तो बनाना पड़ता है। फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। आपको पक्का पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगेगा। और मैं इस बात को बहुत तबके से जानता हूं कि जो फोर्स लगेगा वो दोनों के परपेंडिकुलर, यानी अगर, और आपको पता है कि जिधर धनावेश चलता है उधर ही विद्युत धारा होती है। तो फोर्स का डायरेक्शन, धारा इधर, फील्ड इधर, तो फोर्स ऊपर की ओर, वो भी परपेंडिकुलर, दोनों के, फील्ड के भी और किसके भी, करंट के, दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स। तो सर एक बात ये समझ में नहीं आई, आप ही सोचिए, हम कहते हैं इस कमरे में अगर मैं किसी आवेश को चलाऊं, कोई चार्ज ले लूं और इस कमरे में चलाऊं, उस पर फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तब तक किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स नहीं लगता। कारण मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका। क्यों? जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तब तक भले चार्ज पार्टिकल तुम चलाओ, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी डेफिनेटली फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर। अगर फील्ड होगा तभी फोर्स लगेगा। और मैं कहता हूं कि आप इस कमरे में फील्ड है, इस कमरे में फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तुम चलाओ ना चार्ज पार्टिकल को, स्टेबल रखो, तो फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। मैं पहले भी समझा चुका हूं, फील्ड एक पहले से मौजूद होता है, और जब चार्ज पार्टिकल चलता है तो मूविंग चार्ज भी फील्ड क्रिएट करता है, द्वि फील्ड हो जाता है, तब इंटरेक्शन होता है, तब फोर्स लगता है। एक फील्ड पहले से होता है, और जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो भी फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड है। जब दो मैग्नेटिक फील्ड हो जाते हैं तब फोर्स लगता है। तो क्लियर है कि चलना भी पड़ेगा चार्ज पार्टिकल को, मूव करना पड़ेगा चार्ज पार्टिकल को, तब कहीं जाकर फोर्स लगेगा। यानी कहीं ना कहीं जो फोर्स है, कहीं ना कहीं जो फोर्स है वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड कर रही है ना। अब प्रश्न ये है सर कि आगे क्या किया जाए। लेकिन इतना में डिक्लेयर हो गया कि फोर्स लगने के लिए बी और वी दोनों चाहिए। सर ये तो सही है, लेकिन एक दिक्कत और भी है मेरे पास। क्या दिक्कत है? कि सर मैं एक्सप्रेशन कैसे बनाऊं? मैं बताता हूं। तुम एक बात बताओ, आप एक चीज पढ़े हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जो भी रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट इसके भी परपेंडिकुलर और ये रिजल्ट इसके भी परपेंडिकुलर, ये रिजल्ट इसके भी परपेंडिकुलर, ए के भी लंबवत और बी के भी लंबवत। और वो ऐसा तब होता है जब इनकी पावर 1, इनकी पावर 1 और इनकी पावर भी क्या 1। ये तुमने पढ़ा है वेक्टर एनालिसिस में। तो यहीं से सीख लो ना कि भैया जो फोर्स लग रहा है वो बी के भी परपेंडिकुलर और वी के भी परपेंडिकुलर, बी और वी दोनों के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है कि जो फोर्स डिपेंड करेगा वो इसी तरीके से वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तुमको पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक वेक्टर होता है, और इस न्यू वेक्टर का डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जैसे फोर्स वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर लग रही है, तो फ्लेमिंग से ये मैंने आंकड़ा लगाया कि भैया एफ जो होगा वो वी और बी दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर रिलेशन में आ जाएगा। इतना दिमाग लगाया। लेकिन सर आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाया है। हाँ, आप बराबर क्यों नहीं लगाए? कुछ कारण है। क्या कारण है? फोर्स, ये तो सच है, इतना तो मैं इस बात से निकाल कर आया क्योंकि जो फोर्स लगता है वो दोनों के परपेंडिकुलर वी और बी के, तो मेरा दिमाग यहां से काम किया।
कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द V एंड B, तो जो फोर्स इन दोनों पर रिलेट करेगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बराबर। लेकिन सर आपने बराबर नहीं लगाया, क्योंकि बराबर इसलिए नहीं लगाया कि फोर्स केवल इन दोनों पर ही नहीं डिपेंड करता। सर आप ये कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? मैं कहता हूं अगर V भी हो, तुम चलाओ भी किसी पार्टिकल को, इस कलम को तुम चलाओ और चुंबकीय क्षेत्र में चलाओ, तो क्या कलम पर कोई बल लगेगा? आप दो चुंबक रख लीजिए और दो चुंबक के बीच में कलम रख दीजिए, कलम को चलाओ और चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा, क्या कलम पर बल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? क्योंकि चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है। फोर्स के लिए चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है। अगर पार्टिकल चार्ज नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगता। यानी अभी कुछ अधूरा है इसमें। वो कौन है? चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज है वो। चार्ज का अमाउंट रहेगा तभी फोर्स लगेगा, यानी F की वैल्यू तभी मिल पाएगी जब यहां कहीं चार्ज को भी ऐड किया जाए। क्योंकि मैं ये तो देख लिया कि सर F चाहे जो हो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। यान लगा दिया घात, मुझे घात के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि F, ये तो मैं जान गया कि Q पर डिपेंड करता है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है Q पर? Q पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल Q के, कि Q मतलब Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F, कि Q के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि Q की कुछ पावर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा इसके बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यह तय है कि F Q पर डिपेंड करेगा। क्यों ना हो, चार्ज पार्टिकल नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र में चाहे कलम को कितना भी दौड़ा लो, कलम एक प्लास्टिक, उस पर चार्ज नहीं है, कलम पर कोई बल नहीं लगेगा। मोशन भी करा लो, वेलोसिटी भी है। मैं कहता हूं मैं खुद एक कण हूं, मुझे चुंबकीय क्षेत्र में बैठा दो, मैं नाचूं तो गति में तो हो ही गया, गति में तो हो ही गया, और फील्ड है ही है, लेकिन मुझ पर बल नहीं लगेगा। यानी चार्ज होना जरूरी है, क्योंकि मैं एक डिस्चार्ज पार्टिकल, अनचार्ज पार्टिकल। तो F डेफिनेटली Q पर डिपेंड करता है, लेकिन Q पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के किसी पावर पर, यह नहीं पता। आप एक बात सोच कर देखिए, मैं कहता हूं अगर चार्ज पार्टिकल हो ही ना तो फोर्स नहीं लगता। अगर पार्टिकल चार्ज नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब चार्ज जीरो तो फोर्स भी क्या? जीरो। तो क्या ऐसे कहना जरूरी है? अगर चार्ज जीरो, मैं रिजल्ट में क्या देख रहा हूं कि अगर चार्ज ना हो तो फोर्स भी नहीं होता। तो चार्ज ना हो मतलब चार्ज जीरो, तब तो भैया यहां से तो फोर्स इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि 1/0 का मतलब अनंत होता है। यानी कि यह संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि यह संबंध होने पर F अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया Q के, तो Q जीरो होने पर F अनंत हो जाएगा। और मैं देख रहा हूं कि Q के जीरो होने पर F भी जीरो होता है, मतलब यह संबंध लगेगा। समझ गए? यानी कि F वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू Q। ये वाला संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर ये जीरो होने पर ये अनंत हो जा रहा है, और मैं देख रहा हूं फोर्स लग ही नहीं रहा है, फोर्स भी जीरो लग रहा है। अगर Q जीरो है तो इसका मतलब ये वाला संबंध लग गया है, Q जीरो तो फोर्स भी जीरो। सर Q एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी से डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। F अब भी इन दोनों के कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर। लेकिन ये तय है, आपने पढ़ा है कि अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टी करो, अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टी करा दो, स्केलर से, तो फिर रिजल्ट के डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टी करा दो तो रिजल्ट के डायरेक्शन पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हारा स्केलर कहीं निगेटिव हो गया, अगर कोई वेक्टर है, अगर स्केलर से मल्टी कराओ तो रिजल्ट के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट का डायरेक्शन वही होगा जो इसका होगा। लेकिन अगर तुम्हारा ये स्केलर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, तो पट से स्केलर का डायरेक्शन, ये जो न्यू रिजल्ट आया है इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर ये उत्तर तो ये भी उत्तर, लेकिन ये स्केलर पॉजिटिव हो। लेकिन अगर कहीं ये उत्तर है और तुम्हारा स्केलर नेगेटिव हो गया, ये उत्तर है मतलब नॉर्थ है और तुम्हारा स्केलर नेगेटिव हो गया, तो रिजल्ट साउथ हो जाएगा, नॉर्थ के अपोजिट। उसी प्रकार से अगर ये तुम्हारा Q पॉजिटिव रहा तब तो ये फोर्स, फील्ड, करंट, फोर्स ऊपर। लेकिन अगर बाय द वे Q तुम्हारा नेगेटिव हो गया, यहां तो फोर्स ऊपर, बाय द वे तुम्हारा Q नेगेटिव हो गया, प्लस नहीं माइनस, और वो इधर चला है, तो करंट ये नहीं होगा, तब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तब करंट पीछे की ओर बहेगा। समझ गए ना?
अगर ये निगेटिव चार्ज है और वो इधर चल रहा है, ये ध्यान देना, ये फील्ड अगर निगेटिव चार्ज इधर चलेगा, इधर, तो निगेटिव चार्ज इधर चलता है, करंट उसके अपोजिट, ये अगर निगेटिव चार्ज इधर तो करंट उधर, तो ये फील्ड उधर, करंट, तो फोर्स कहां, नीचे। ये फील्ड अगर निगेटिव चार्ज इधर चल रहा है तो करंट उधर की ओर, तो फील्ड, करंट, तो फोर्स कहां लगेगा, नीचे। समझ गए? अब भैया एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा के, क्यू वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब मैं अगर आपसे कह दूं कि k की वैल्यू आप 1 मान लीजिए, आपने देखा होगा 9th में ही कि f बराबर m इंटू ए था, तो f बराबर पहले k m इंटू ए आया था, तो k की वैल्यू 1 हो गई थी। फोर्स में अधिकतर कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो अगर कांस्टेंट की वैल्यू को 1 मान लें, इफ k की वैल्यू को 1, तो रिजल्ट क्या आएगा कि f वेक्टर इज इक्वल टू q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। हो गया बेटा। ये फार्मूला मैंने तब डेरिवेट किया जब v, b और f सब परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। वेलोसिटी, फील्ड मतलब चार्ज पार्टिकल का मोशन यानी करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स सब परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया। जहां तक सबको समझ में ये चीज आई होगी। और आपको ये भी बता दिया कि ऋणावेशित कण पर लगने वाला बल धनावेशित कण पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होता है। नेगेटिव पार्टिकल पर जो लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव पार्टिकल पर लॉरेंस फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेकेंडरी आपको बता दें, आपको चार्ज लेकर नहीं चलना है। आप जानते हो धनावेश की दिशा में धारा बहती है और ऋणावेश के विपरीत दिशा में धारा बहती है, तो आप धारा समझ करके फिर फोर्स का डायरेक्शन निकालेगा। ये हो गया भैया, समझ पाए? अब यहीं से एक बात और कर लेते हैं, जरा सा आगे बढ़ लेते हैं, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, ठीक है? लॉरेंस बल के बारे में देखा है कि सर अगर सब परपेंडिकुलर है, वी बी एफ सब, तो जो फोर्स लगता है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो ये एक्सप्रेशन देता है। लेकिन मैं कहूँ कि ज़रूरी तो नहीं कि चार्ज्ड पार्टिकल हमेशा परपेंडिकुलर ही मोशन करे। अगर वो थोड़ा तिरछा मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बनाता हुआ एंट्री ले, नॉट परपेंडिकुलर, कुछ एंगल बनाता हुआ इस डायरेक्शन में मूव करे, जो आप देख पा रहे हो, कुछ थीटा बनाता हुआ, तो एक्सप्रेशन तो मैंने फ्लेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग निकाला था कि जब ये तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, सब एक दूसरे के लंबवत होंगे, ऐसे कि वी बी और एफ सब परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तब तो हमने फार्मूला निकाला था। लेकिन यहां तो मैटर गड़बड़ा गया। तो भैया इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़ देंगे। ये वाला कंपोनेंट वी कॉस थीटा होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। आपको पता है ना, जो कंपोनेंट तोड़ते हैं दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा। लेकिन फ्लेमिंग के रूल को लगाते हुए लॉरेंज बल निकालने के लिए हम वेलोसिटी के उसी कंपोनेंट को ले सकते हैं इस फार्मूले के लिए, क्योंकि फार्मूला मैंने इसी बेस पर निकाला है परपेंडिकुलर वाले। हम उसी कंपोनेंट को लेंगे वी साइन थीटा के, या बी के वेलोसिटी के उसी कंपोनेंट का लेंगे जो बी के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, और बी के परपेंडिकुलर है कौन, वी साइन थीटा। तब जो हम फोर्स निकालेंगे कहेंगे क्यू वी नहीं वी साइन थीटा, परपेंडिकुलर हो जो किसके, बी के, तब फोर्स मिलेगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आपने हाई स्कूल में पढ़ा है इसको, और ऐसा नहीं है, हम तो पहले भी एक बार दिखा चुके हैं भाई। वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब वी बी साइन क्या होता है, थीटा ही तो होता है। ये तो सबको पता है कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होता है। तो बात हो गया। अब यहां से एक बात कहें, अगर मैं ये मान लूं कि जो पार्टिकल है वो फील्ड के पैरेलल चल रहा हो, यानी वी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। मतलब जिधर फील्ड है अगर उधर ही गति करे तो फोर्स ही नहीं लगेगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। और मैं तो पहले ही कहा कि चुंबकत्व उसे ही आता है, मैग्नेटिज्म उसे ही आती है जिसे दिशा आती है।
यानी वास्तव में अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ऐसा ही नहीं सिर्फ, अगर क्षेत्र इधर है तुम इधर चलो, दोनों के बीच तब एंगल कितना होगा 180, और यहां दोनों के बीच एंगल कितना 0, साइन 180 रख दोगे यहां, तब भी फोर्स 0 है। यानी निष्कर्ष क्या निकला कि जिस दिशा में फील्ड है, अगर चार्ज भी उसी डायरेक्शन में मूव करे, मतलब फील्ड के अलाइन में, इधर अगर फील्ड है तो चार्ज भी अगर इधर ही चलता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र आपको परेशान नहीं करेगा। तब अगर आप क्षेत्र की ही दिशा में चलिए, आवेशित कण क्षेत्र की ही दिशा में गति करे, तो आप पर कोई बल नहीं लगेगा, आप उसी दिशा में चलते रहोगे। यानी सही मायने में कहा जाए कि अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करना हो, यानी आप अपने कमरे में मान लीजिए लंबाई चौड़ाई मिलाकर चार भुजाएं हैं आपके कमरे में, कमरे की लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, अरे भाई ये और ये, और आपको पता करना हो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो आप चार्ज को लेकर के इधर चलो चार्ज को लेकर, इधर चलो चार्ज को लेकर, इधर चलो, जिधर कोई फोर्स ना लगे, कोई बल ना लगे, आप जान जाइए वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। The direction in which there is no any force applied on charged particle in magnetic field is called direction of magnetic field. चुंबकीय क्षेत्र में जिस दिशा में गतिमान आवेशित कण पर कोई बल न लगे, मैग्नेटिक फील्ड में जिस दिशा में चलने पर, चुंबकीय क्षेत्र में जिस दिशा में चलने पर आवेशित कण पर कोई बल न लगे, वही बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। समझ गए? अब एक प्रश्न और भी है, अगर ना चले पार्टिकल, वेलोसिटी 0 हो जाए, चले ही ना चार्ज पार्टिकल, F इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो V का भी होना जरूरी है, B का भी होना जरूरी है, चलना भी जरूरी है, क्षेत्र भी जरूरी है, और चार्ज होना भी जरूरी है, तभी फोर्स लगता है। बेटा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन, अगर वो फील्ड के पैरेलल मोशन में है, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो फोर्स कितना होगा Q V B साइन 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। यानी जिधर फील्ड है, अगर चार्ज पार्टिकल उधर ही मोशन कर रहा है, चाहे इधर चाहे अपोजिट, 0 कहो चाहे 180 कहो, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं। चार्ज पार्टिकल तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब अगर आप फील्ड है और फील्ड के डायरेक्शन में दौड़ते हुए आ रहे हो 25 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, आप पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। 25 से आ रहे हो 25 से जाओ, कोई तुमको रोक टोक नहीं होगा, जितनी रफ्तार से आ रहे थे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी रफ्तार ना घटेगी ना बढ़ेगी, आप उसी दिशा में चलते चले जाओगे, कोई तुमको रोकेगा टोकेगा नहीं। और अगर कोई फोर्स लगता तो आपका वेग वो बदल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, चलते चले जाओ। आप कमरे में आ रहे हैं, हम आपको एक घंटा आप मार दें तो आप अपने आप रुक जाएंगे, फोर्स लग गया ना, और नहीं लगा तो आओ चले जाओ, कमरा खत्म हो जाएगा, अपने आप धंस जाओगे नीचे, लेकिन हम तुमको रोकेंगे नहीं, कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर पैरेलल हो तो। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कहता है मेरा साथ दोगे तो कोई रोकेगा नहीं, चलते रहो, लेकिन साथ नहीं दोगे तो तुमको मोड़ेंगे हम किसी ना किसी दिशा में, रोकेंगे, तोड़ेंगे तुमको, ठीक है, नो दिक्कत, कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के डायरेक्शन में है। दूसरा केस क्या है, अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर चले, थीटा बराबर 90 डिग्री, और भैया हम जानते हैं 90 जो होता है साइन 90, वो साइन फंक्शन का मैक्सिमम मान है, तो फोर्स भी खूब चाँप के लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अब पक्की बात है तुम पर फोर्स लगेगा अगर फील्ड के तुम परपेंडिकुलर चल रहे हो, तो सर पथ कैसा हो जाएगा। और यहां जब तुमको नहीं रोका गया तो तुम सीधी रेखा में चलोगे। जब पैरेलल चल रहे थे फील्ड के
सरल रेखा बना रहेगा तुम्हारा पाथ, लीनियर पाथ पर चलोगे, तुम्हारे पाथ के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर कोई रोक टोक नहीं, तुम फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हो तो सरल रेखा में चलोगे, लीनियर। लेकिन सर इसमें अगर मैं फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा हूं तो भैया फोर्स तो मैक्सिमम लगेगा, और फोर्स अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा सर? फोर्स अपना इफेक्ट। अब यही तो पढ़ने का विषय है कि परपेंडिकुलर चलने पर क्या कांड हो सकता है मेरे साथ, ये सोचने का विषय है। आइए देखते हैं, समझिए। मान लीजिए ये जो मैं बना रहा हूं, किताबें मानती हैं कि इस चिन्ह का मतलब है, बुक्स भी मानती हैं, हम सब भी। बड़ा रोल है बेटा डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड में। ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द बोर्ड। आपकी कॉपी का पेज और बोर्ड पर ये बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर ये दिखाता है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री ले, ये फील्ड है और मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, वो फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री ले रहा है। अब आप समझ सकते हैं, अगर फील्ड अंदर की ओर और तुम इधर चलोगे, ये तो लंबवत ही तो हुआ, ये फील्ड और इधर मैं चल रहा हूं तो लंबवत हुआ दोनों दूसरे परपेंडिकुलर। तो भैया फोर्स बहुत इजीली पता लग जाएगा। लेफ्ट हैंड भाई फील्ड ये अंदर की ओर, और आपको पता है जिधर पॉजिटिव चलता है उधर ही करंट भी, तो फोर्स कहां की ओर? ऊपर की ओर। हमने देखा जो फोर्स लग रहा है, ये तो मुझे पता ही है कि फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर, तो कम से कम वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर फोर्स लग ही रहा है। सर एक बात समझ में आती है, जब आप लोग 11th क्लास में थे तो एक चैप्टर था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आपको याद हो तो भैया इसमें आपने क्या देखा था कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है किस पर? सर्कुलर पाथ पर, तो उस पर जो फोर्स लगता है, ये वेलोसिटी जो होती है तो टेंजेंट होती है। आपको पता ही है कि भैया वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की दिशा में होती है, वेग की दिशा स्पर्शी की दिशा होती है, तो ये वेलोसिटी है। और अगर कोई सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो सेंटर की ओर लगता है, इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। वृत्तीय गति होती ही तभी है जब जो बल लगे वो वेग की कैसे हो? लंबवत हो। आप सोचिए, हम इधर चलना चाहें और कोई हम पर इधर बल लगावे तो इधर थोड़ी जा पाएंगे, हमें तो मुड़ना पड़ेगा ही। आगे बढ़े, इधर जा रहे थे, फिर कोई अगर इधर खींचे तो हम इधर नहीं जा पाएंगे, हमको मुड़ना तो पड़ेगा ही। यहां पहुंचे, इधर जाना चाह रहे थे, फिर कोई इधर खींच लिया तो मुड़ना तो पड़ेगा ही। आप अगर चलना चाह रहे हो और जिस दिशा में चल रहे हो कोई आपको उसके लंबवत खींच ले तो तुम उधर नहीं जा पाओगे, इधर हो जाओगे। फिर यहां पहुंचे तो तुम इधर जाना चाह रहे हो, ये वेग की दिशा है, लेकिन तुमको कोई इधर देखे, इधर खींचे तो तुम इधर जा पाओगे नहीं, तुमको मुड़ना पड़ेगा, यानी तुम्हारा पथ हो जाएगा सर्कुलर। तो अगर तुम पर वेग के लंबवत बल लग रहा है तो तुम वृत्ताकार मार्ग पर चलोगे, और वो जो सर्किल होगा वो सर्किल उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में v है और कौन है? f है। आप देखिए v भी बोर्ड पर है, f भी बोर्ड पर है, तो सर्किल BC किस पर बन रहा है? बोर्ड पर। ये देखो, ये सर्किल बोर्ड पर है और ये सर्किल बोर्ड पर नहीं है, जो मेरे हाथ से इसमें आप देख पा रहे हैं। ये वाला सर्किल बोर्ड पर नहीं है, ये वाला सर्किल बोर्ड पर है। जिस प्लेन में v होगा और f होगा, वेग और बल जिस प्लेन में होगा उसी प्लेन में सर्किल भी बनेगा। तो आप देखिए वेग इधर है और बल भी इसी बोर्ड पर है, तो जो सर्किल बनेगा इसी प्लेन पर बनेगा जिसमें v है और f है, और सर्किल तो बल कर रहेगा। यानी कण जो चलेगा वो वृत्ताकार मार्ग पर चलेगा, और कण पर जो बल लग रहा है असल में वही अभिकेंद्र बल है, और वो अभिकेंद्र बल कोई और नहीं है, वो लॉरेंज बल ही है जो लग रहा है उस पार्टिकल पर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस आवेशित कण पर जो बल है लॉरेंज बल ही है जो अभिकेंद्र बल बन जा रहा है। आपको पता है कि अभिकेंद्र बल सेंट्रल फोर्स जो होता है, सबको पता है सेंट्रल फोर्स कोई एक बहरूपिया बल है, स्यूडो फोर्स है, छद्म बल है।
जहां रहता है उसी का स्वरूप ले लेता है। भाई परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, नाभिक में धनावेश और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच वैद्युत बल लग रहा है, तो वो वैद्युत बल ही वहां पर क्या बन जाता है, अभिकेंद्र बल बन जाता है, सेंट्रल फोर्स बन जाता है। जैसे यहां पर इस चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड द्वारा वेलोसिटी अगर है, अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, मैंने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाला है, फोर्स ये देख लीजिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। लेकिन अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है तो फिर पाथ सर्कुलर हो जाता है। अब एक कण वृत्ताकार पथ पर चलेगा। समझ गए इस चीज को? ये है बेटा, ये प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में आता है। आपको पता है पहले टीवियां खूब मोटी तोंद की होती थी पीछे, क्यों होती थी? क्योंकि जानते हो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि टीवी के पीछे जो तोंद होती थी उसका कारण ये था कि जो चार्ज पार्टिकल थे जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चलते थे, भाई चार्ज पार्टिकल है, टीवी 1 घंटा चलाए तो चार्ज पार्टिकल गतिज ऊर्जा आ गया उसमें, काइनेटिक एनर्जी। अब अगर वो चलेंगी नहीं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जैसे हमारे पास ऊर्जा हो जाए, अगर हम दौड़ जाएं तो ऊर्जा का नाश हो जाएगा, फिर अपने आप गिर जाएंगे धम्म से। लेकिन अगर हमको खूब एनर्जी देकर बैठा दीजिए, चलने मत दीजिए, तो बस गर्म हो जाऊंगा और थक जाऊंगा। तो जो इनके पास चांप की एनर्जी थी, अगर ये दौड़ते हैं तो लॉस हो जाता है और फिर आपकी टीवी गर्म नहीं होती थी, पहले वाली जो तोंद होता था जिसमें। तो चलने के लिए इनको धनावेश और ऋणावेश लगाते थे और वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस होता है, ये चार्ज पार्टिकल इधर ही चल देता था और चलने के बाद जब एनर्जी खत्म हो जाती थी तो रुक जाता था। लेकिन बड़ी सी तोंद बनानी पड़ती थी। जैसे प्लेन उतरता है तो लंबा सा रनवे होता है ताकि प्लेन धीरे 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 रुक जाए, जब एनर्जी उसकी लॉस हो जाए, जड़त्व तो खत्म हो जाए, चलते चलते एकाएक रुक जाए। लेकिन अगर रनवे छोटा सा हो तो प्लेन सुरक्षित उतरेगा नहीं। उसी तरीके से आजकल क्या किया गया, भैया इतना बड़ा तोंद निकालने से अच्छा टीवी को फ्लैट करो। तो फ्लैट करने से क्या होगा, अगर टीवी को फ्लैट कर दोगे बेटा तो मैं बताऊं फ्लैट करने में क्या हुआ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसे चलता है चार्ज फील्ड की दिशा में, प्लस है तो प्लस से माइनस की ओर, फील्ड की दिशा में, अगर ये माइनस होता तो माइनस से प्लस की ओर। लेकिन अब चुंबकीय क्षेत्र प्रयोग करते हैं तो टीवी चपटी हो गई। कैसे भैया, आपको पता है ये जो पार्टिकल निकला प्लस क्यू, तो टीवी के पीछे पिक्चर ट्यूब नहीं होता, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको डाल दिया जाता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाता है। चार्ज पार्टिकल को डाल देते हैं कि इस फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड में वो चलता नहीं है, गोल गोल क्या करने लगता है, घूमने लगता है। गोल गोल क्या करने लगा, घूमने लगा। तो भैया आजकल की टीवियों में पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग कर देते हैं। अब तो एलईडी टीवी आ गई, मैं पुरानी टीवी की बात कर रहा हूं जब एलईडी नहीं थी। तो टीवी पतली कैसे हुई, वही काम किया गया, क्या कि पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह चलाता नहीं था, बल्कि चार्ज पार्टिकल को घुमाता था। तो साइकिल तो तुम मतलब गोल 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 ऐसे तस्तरी में भी घूम सकते हो, एकदम चपटी सी जगह में। चलने के लिए तो लंबा सा जगह चाहिए, लेकिन ऐसे गोल गोल चूड़ी की तरीके नाचने के लिए लंबा नहीं। इस बोर्ड पर भी कोई चीज ऐसे चूड़ी तरीके नाप सकती है, तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। क्या करना पड़ा, इस बोर्ड पर फील्ड अंदर की ओर लगा दिए, जैसे यहां आप देख पा रहे हो, फील्ड कहां की ओर, अंदर की ओर लगा दिए। और चार्ज पार्टिकल क्या करने लगा, अगर ऐसे लंबवत चला दिए, फील्ड के लंबवत अगर चला दिए तो फोर्स इधर लगने लगा, बस गोल गोल घूमने लगा। तो जो मेरी एनर्जी थी वो गोल गोल घूम 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 कर क्या हो गई, लॉस हो गई। अब हमको लंबी दूरी चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो जो सेंट्रल फोर्स लग रहा है वो कोई और नहीं है, उस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल ही है। अब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलेगा, और सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ तो रेडियस होता ही है, सबको पता है कुछ ना कुछ रेडियस होता है सर्कुलर पाथ का, ठीक है। वो रेडियस जो है कैसे निकालेंगे आपको बताते हैं। इस सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए जो सेंट्रल फोर्स है वो लॉरेंज फोर्स से मिला। अगर मैं मान लूँ कि इस पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी आप देख ही रहे हो, रेडियस आपको पता ही है, तो आपको पता है कि जो Fc मिला है वो Fm से मिला है। Fc मतलब mv²/r, Fm मतलब qvb, और साइन कितना 90, चूँकि आपको पता है कि यहाँ पर v और b के बीच का एंगल 90 है, v इधर है और b अंदर है 90। आप देख लो v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, यानी mv/r इज इक्वल टू qb, साइन 90 इज इक्वल टू 1। सर r को इधर ले जाइए, mv/qb, ये रेडियस हो गया उस सर्कुलर किसका, पाथ का। अब मैं यहाँ से एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ लगे हाथ तुरंत, कि सर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv इंटू इक्वल टू क्या होता है, p होता है।
यानी जो रेडियस है वो मोमेंटम पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी अगर आपसे एक बहुत सिंपल सी बात कर दे यहाँ से, वो ये चीज़ है क्या बेटा कि ज़रा सा ध्यान दीजिए अगर इसको, तो ये तो मैं देख पा रहा हूँ कि आर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़रा सा एक लाइन और इसी में आगे बढ़ते हैं। आर इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से सर, वी अपान कैपिटल बी। सर ये क्यू है, एम को कहाँ ले आओ, नीचे, क्यू बाई एम। इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। यानी आर जो होता है वो स्पेसिफिक चार्ज के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक चीज़ हम आपसे और कहते हैं, अगर आपको रेडियस, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको रेडियस पता है सर्कुलर पाथ का, अगर आपको रेडियस पता है सर्कुलर पाथ का, रेडियस क्यू इंटू बी का मल्टी करा दीजिए इससे, इस तरीके से आप एम बी पा जाएंगे। एम बी मतलब मोमेंटम मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब चलिए ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि अगर मैं कह दूं कि ये जो पार्टिकल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है के, क्योंकि वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, तो 2k और बाई एम बराबर वी स्क्वायर, और यहाँ से v इज इक्वल टू अंडर रूट 2k बाई क्या होगा, m होगा, ठीक है। ये मिल गया। अब आप एक काम करिए, क्या करिए सर कि इसको उठाइए और यहाँ पर रखिए, v इज इक्वल टू यहाँ पर रखिए r इज इक्वल टू यम, v बराबर अंडर रूट 2k बाई एम, 2k बाई एम, और अपान क्या बेटा, क्यू बी, ठीक। ये हो गया, मतलब इस तरीके से मैंने बड़ा बढ़िया फार्मूला एक क्रिएट कर दिया। m को अंदर भेज दो, 2km स्क्वायर अपान m हाई है और सब के बटे क्या है, क्यू बी है। यानी जो यहाँ से रिजल्ट आएगा r की वैल्यू 2m ये रूट में अपान क्यू बी, ये भी एक तरीके से रेडियस निकालने का फार्मूला हो गया। ये तो आ गया आपका। और ज़रा सा मैं आपको अगर एक चीज़ और कह दूं, कभी कभी आपने देखा होगा कि चार्ज पार्टिकल को कभी कभी किससे एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से। आपको कभी कभी पता होगा कि भैया के इज इक्वल टू क्यू वी भी तो होता है, क्यू मतलब चार्ज और वी मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, तो के बराबर क्यू वी भी होता है। यहाँ से ज़रा सा आप यहाँ देख लें, कहाँ गया ये 2km बाई क्यू वी। आप सोच सकते हैं, ज़रा सा मैं आपको इसको निकलवा दे रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए R इज इक्वल टू ये 2km 2mk अपान क्यू बी। सर ज़रा सा कहीं ध्यान दीजिए, जहाँ पर जगह हो मैं यहीं पर कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। R इज इक्वल टू, देखते रहिएगा आप भैया, अंडर रूट 2m k इज इक्वल टू क्यू वी, के इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है ना। और मैं अगर इस पर भी रूट लगाना चाहूँ तो ऐसे करूँगा और क्यू स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर कर दूँगा। एक क्यू से एक क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बहुत जेन्युइनली कटेगा, कोई बड़ी बात है नहीं इसको काटने में, बहुत आसानी से कट गया। अब बी स्क्वायर का बाहर आ जाएगा, 1/b हो जाएगा, बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/b हो जाएगा, मतलब 1/b 2mv अपान क्यू, 2mv अपान क्यू, ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक है बेटा। चलिए ये भी हो गया सर। अब क्या चीज़ निकालते हैं, कुछ और भी बातें उनको भी निकाल लेते हैं। अब क्या है कि अगर टाइम पीरियड निकालना हो कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, तो आपको पता है एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, ये दूरी और बटे क्या है, चाल, 2πr और बटे चाल को v मान लीजिए, v तो दिया ही है, और एक साइकिल कंप्लीट करने में 2πr। सर r बराबर आपको दिखाए mv अपान क्या, क्यू अपान v से v कट जाएगा, तो क्या आया, t बराबर 2πm अपान क्या, क्यू बी, ये आ गया। अगर आप इसको देखें तो ये तो भैया क्या टाइम पीरियड है, पलट दीजिए इसको तो 1/t इज इक्वल टू क्यू बी अपान 2πm, 1/t इज इक्वल टू n। ये फ्रीक्वेंसी है और आप देख पा रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी n है वो किसी सूरत में v पर नहीं डिपेंड करती। कोई पार्टिकल चाहे धीमे चले चाहे तेज, n क्या होगा, सेम होगा। अगर चार्ज सेम है, क्यू क्या है, सेम है, n सेम होगा। यानी इसका मैसेज क्या है, इसका मैसेज ये है बेटा कि चाहे टाइम पीरियड हो और चाहे फ्रीक्वेंसी हो, ये किसी कभी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है ना। वेलोसिटी चाहे छोटा हो कम हो, चाहे वेलोसिटी मतलब स्पीड चाहे कम हो और चाहे स्पीड ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी।
ये ऐसा कैसे कर पाएगा? जैसे मान लीजिए किसी की रफ्तार ज़्यादा है, किसी पार्टिकल की रफ्तार क्या है? ज़्यादा। देखो r बराबर होता है mv/qb। किसी पार्टिकल का अगर रफ्तार ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी हो जाएगी, तो वो मान लो एक चक्कर लगा पाया जितने समय में। तो अगर मान लो किसी पार्टिकल का रफ्तार कम है तो उसकी त्रिज्या भी कम हो जाएगी, तो वो छोटे पाथ पर चलेगा, लेकिन दोनों साइकिल सेम कंप्लीट करेंगे। मैं कहता हूँ मैं तेज चलता हूँ, मुझे बड़ा रास्ता चलना है, 1 घंटा लगा। मैं छोटा हूँ, मेरा रफ्तार कम है, तो मुझे भी एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लगा। अब सोचिए, कोई तेज चलने वाला है, एक चक्कर कंप्लीट करने में 1 घंटा, और कोई धीमा चलने वाला, उसका भी एक चक्कर कंप्लीट करने में 1 घंटा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि बड़ा वाला बड़े पाथ पर चले और छोटा वाला छोटे पाथ पर चले। इस तरीके से क्या, समझ गए मेरी बात को ना? वही चीज़ है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करती। कोई तेज चल रहा है तो भी 1 घंटा लेता है एक साइकिल कंप्लीट करने में, कोई धीमे चलता है तो भी 1 घंटा ले रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में। धीमे चलने वाला भी 1 घंटा और तेज चलने वाला भी 1 घंटा। हाँ, क्यों? क्योंकि तेज, अब सोचने की बात है सर, तेज चलने वाला तो और अधिक चक्कर लगा सकता है, कई घंटे में? 1 घंटे में। फिर एक ही चक्कर क्यों? और फिर अगर तेज चलने वाला 1 चक्कर लगा रहा है 1 घंटे में, तो धीमे चलने वाला तो फिर 1 चक्कर नहीं कंप्लीट कर पाना चाहिए 1 घंटे में। हो सकता है, किया जा सकता है 1 घंटा। कैसे? तेज चलने वाला बड़े पाथ पर चले इसलिए उसको 1 घंटा लगा, और धीमे चलने वाला छोटे पाथ पर चला तो उसने 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया। अगर उसी बड़े पाथ पर चलना होता धीमे चलने वाले को, तो वो 1 घंटे में कंप्लीट ना कर पाता। और या फिर बड़ा वाला पार्टिकल को अगर छोटे वाले पाथ पर चलना होता तो 1 घंटे में वो कई चक्कर लगाता। समझ गए मेरी बात को? ये तो रह गई बेटा इसकी। चलिए अब क्या करते हैं, जरा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई पार्टिकल वृत्तीय गति कर रही हो और फोर्स उस पर सेंटर क्यों लग रहा है, तो भैया F का इस पर इफेक्ट क्या पड़ा, इस चाल पर क्या इफेक्ट पड़ा? ये देखो F का इस पर रिजल्ट, F cos कितना, ये 90 है, 90 बराबर 0। फोर्स का इसके चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलेगा, चाल में चेंज नहीं होगा। लेकिन फोर्स ने एक काम किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, चीज़ों को वृत्ताकार बना दे रहा है, हर क्षण उसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, घुमाता रहता है। और जब कोई चीज़ गोल 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 घूमती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो फोर्स ने ये काम किया। लेकिन अगर फोर्स परपेंडिकुलर है आपके मोशन के, तो आपके चाल में चेंज नहीं करेगा, क्योंकि तब फोर्स का कोई संख्यात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, गुणात्मक प्रभाव पड़ता है कि आपकी दिशा को बदल देता है। अब आगे बढ़ते हैं जरा सा इसमें। देखिए अब अगला केस क्या है, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में तिरछा प्रवेश करे, मतलब फील्ड के डायरेक्शन से थोड़ा एंगल बनाती हुई ऐसे एंट्री ले कोई चार्ज्ड पार्टिकल इस तरीके से, तो उसका पथ कैसा होगा? मैं ये जानता हूं कि अगर ये आपको पता है कि अगर v वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, तो जो ट्रैक होता है वो लीनियर होता है, वो भी किसके डायरेक्शन में? फील्ड के ही डायरेक्शन में। और अगर v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। किस प्लेन में? जिस प्लेन में v और b होते हैं उसी प्लेन में, सेम प्लेन में एक सर्किल बन जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, अगर पार्टिकल b वेक्टर से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करे, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट तोड़ लो, ये v साइन थीटा है और ये वाला v cos थीटा। अब इनका महत्व खत्म। v साइन थीटा परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, v cos थीटा पैरेलल टू b वेक्टर। और आपको पता है जो वेग क्षेत्र की दिशा में होता है, यानी कि v cos थीटा इज पैरेलल टू b वेक्टर, v cos थीटा इज पैरेलल टू b वेक्टर, ये वाला, ये क्षेत्र की दिशा में है। और जब दोनों पैरेलल होते हैं तो पाथ लीनियर होता है, यानी v cos थीटा पार्टिकल को फील्ड के डायरेक्शन में भेजेगा। v cos थीटा पार्टिकल को किसके डायरेक्शन में? फील्ड के डायरेक्शन में, b वेक्टर के डायरेक्शन में। लेकिन जो v sin थीटा है ये b वेक्टर के कैसे है? परपेंडिकुलर है। तो फोर्स किधर लगेगा? v sin थीटा के कारण पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा? फ्लेमिंग का रूल लगाओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, b
और करंट कहाँ, नीचे। देख लो, जिधर चलेगा, जिधर पॉजिटिव चले वो करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ। ये फोर्स का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन आपकी तरफ। और आपको मैं पहले ही कह चुका हूं, जिस प्लेन में फोर्स होता है और वेलोसिटी होती है उसी प्लेन में सर्किल। देखो V और B जिस प्लेन में है, V और कौन, F फोर्स। ये देखो, ये सर्किल देखो, ये V, ये फोर्स। तो प्लेन इसी, सर्किल इसी प्लेन में है। जिस प्लेन में V है, B और F है, जिस प्लेन में V है और कौन है, F है, उसी प्लेन में सर्किल। इसी बोर्ड पर V है, इसी बोर्ड पर F है, तो सर्किल भी इसी बोर्ड पर। तो भैया V नीचे, करंट नीचे, धारा नीचे, जिधर पॉजिटिव चार्ज चले, फोर्स इधर। तो ये और ये किस प्लेन में है, ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये वाला जिधर मेरा मुंह है, ये वाला प्लेन। ये F और ये I या फिर V, और दोनों जिस प्लेन में हैं, अगर आप अपनी नज़र दौड़ाएं तो देख लीजिए, अगर आप अपनी नज़र दौड़ाते हैं भैया, तो F ये है आपकी तरफ, ये F है, और V नीचे है, ये F और ये V। तो सर्किल इसी प्लेन में बनेगा, इस वाले। यानी V साइन थीटा के कारण पाथ सर्कुलर हो जाएगा ऐसे। तो V साइन थीटा कहेगा ऐसे चलो, और V cos थीटा कहेगा आगे बढ़ो। V साइन थीटा कहेगा कि ऐसे चलो सर्कुलर पाथ पर, और V cos थीटा कहेगा आगे चलो। तो सर्कुलर बनाता हुआ आगे बढ़ेगा, और ये जो पाथ होगा ये हेलिक्स हो जाएगा, सर्पिल हो जाएगा। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड से तिरछा थीटा एंगल पर चले तो उसका पाथ हेलिक्स हो जाएगा। समझ गया बेटा, यही बात है। अब प्रश्न ये है सर कि फिर सर्किल बना, ऑफ कोर्स सर्किल बना, और सर्किल बनाने में रिस्पॉन्सिबल कौन है, V साइन थीटा, और आगे बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल कौन है, V cos थीटा। अब जरा सा इस सर्किल को एनालाइज करते हैं, इसका रेडियस कितना होगा इस सर्किल का। तो सर्किल बनाया किसने, V साइन थीटा, रेडियस निकालेंगे, ठीक है। और अब सोचो कि जब एक सर्किल बनता है, अगर कोई चीज आपने अगर कभी देखा है, कभी अगर आपने देखा है कि आर्मी या बॉर्डर पे जो सिपाही रहते हैं, आप देखेंगे दो बॉर्डर्स के बीच ऐसे क्या होता है, जो बॉर्डर में लगी होती है, लोहे लगी होती है, जाली पर ऐसे गोल गोल तार रखा होता है। बहुत बड़े बड़े लोग के घरों में भी रखा होता है, उनके घर की जो बाउंड्रियां होती है उस पर तार रखा रहता है। तो क्या एक पूरी चूड़ी कभी कंप्लीट होती है, नहीं। ऐसे घुमाना शुरू करते हैं, वो घूमता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। एक चूड़ी कभी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब ये चीज़ नहीं होता कभी यही चले यहाँ आकर मिले ना, ये नहीं होता है। ये बस ऐसे बढ़ते ही चले जाते हैं, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, समझ के। इसी तरीके से तो प्रश्न ये है कि फिर भी लगभग एक साइकिल तो बनता ही है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जरा सा आगे बढ़ते हैं तो बताते हैं कि भैया इतना तो आप समझ ही गए कि सर्कुलर पाथ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, V साइन थीटा, और आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, V cos थीटा। ठीक है, जरा सा आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। सर जब हेलिक्स बना ये, तो आगे कौन बढ़ा रहा है, V cos थीटा, और ये सर्किल कौन बनवा रहा है, सर्किल कौन बनवा रहा है, V साइन थीटा। ये सर्किल बनवा रहा है। तो भैया सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रल फोर्स, वो लॉरेंज से मिलेगा। तो सेंट्रल फोर्स M V साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा भैया, अपान क्या, R M V साइन। भाई सर्कुलर सेंट्रल फोर्स का ये फार्मूला है, और जो वेलोसिटी चलवा रही है गोल गोल वो V साइन थीटा है, और Fm बराबर Q V साइन थीटा B। भैया सर्कुलर पाथ पर चल रहे हो तो अभी लॉरेंज बल भी तो लगेगा। तो सर्कुलर पाथ पर लॉरेंज बल V cos थीटा के कारण नहीं लगा है, सर्कुलर पाथ पर लॉरेंज बल V साइन थीटा के कारण लगा है। जो वेलोसिटी B के कैसे परपेंडिकुलर है उसके कारण लगा था। V साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, M V साइन थीटा अपान R इज इक्वल टू Q B। R इधर ले जाओ, M V साइन थीटा अपान Q B हो गया।
इजली आ गया चीज आपका। अब यहां से अगर आप चाहो आवर्तकाल निकालना चाहते हो, क्या एक साइकिल कंप्लीट करना, तो यद्यपि ऐसा नहीं होगा कभी भी। ये देखो, अगर कोई सांप जैसा चलेगा ऐसे, तो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए यहीं से चले यहां आकर मिल जाए, ऐसा कभी होगा नहीं। जहां से चला था तो ये देखो गया और आगे बढ़ गया ऐसे। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं, मेरे पास स्प्रिंग, कभी स्प्रिंग को देखिएगा, स्प्रिंग को कभी देखिएगा कि तब भी अगर मान लो मेरे हाथ को देखो, यहीं से चलना शुरू किया जहां पर नोक है, ये गए फिर आगे ही गए, लेकिन दोनों बिंदु सीध में तो आया नहीं, समझे। ये आखिरी बार देखो, आखिरी बार ये यहां से चलना शुरू किए, मैं यहां आकर नहीं मिलूंगा, लेकिन यहां तक पहुंचा तो मैं, उसके बाद मैं घूम गया, दूसरा साइकिल बनाने लगा, लेकिन यहां से चल करके यहां तक पहुंचा तो सीध में तो आए। इतनी दूरी चलने में जो समय लगा वो एक टाइम पीरियड है। फिर से समझिए, देखो मैं यहां से चलना शुरू किया हूं, गए, मैं यहां आकर नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा, ये तो सर्किल बन जाएगा, हेलिक्स बनेगा ही नहीं। लेकिन देखो यहां से चले, फिर यहां पहुंचे, फिर मुड़ गए, फिर यहां पहुंचे, फिर मुड़ गए, तो यहां से चले थे, उसके बाद यहां तक पहुंचने के बाद समझ लो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, एक साइकिल ऑफकोर्स कंप्लीट हो गई। तो इतना दूरी चलने में जो क्या लगा, समय लगा, वो आवर्तकाल है, वो टाइम पीरियड है। क्योंकि इसके बाद ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं, अगर मिल गए तब तो ऐसे गोल गोल वही नाचते रहेंगे। अगर यहां से चलें तो फिर आकर यहीं मिल गए तो फिर उसी घूमो, फिर आकर मिल गए फिर उसी घूमो ना, यहां से चले फिर यहां गए, फिर यहां से चले यहां गए। तो लेकिन जब यहां से चलते हैं और यहां आकर पहुंच जाते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। उतना चलने में जो समय लगता है वो टाइम पीरियड है। और वो कैसे निकलेगा, 2πr/v, नहीं v क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्योंकि सर्किल पर चला कौन रहा है, सर्किल पर चला रहा है भी साइन थीटा। तो फिर एक साइकिल में चली गई दूरी 2πr/v साइन थीटा। 2πr बराबर मैंने निकलवाया है mv साइन थीटा अपान qb और अपान v साइन थीटा। v साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। t बराबर 2πm अपान qb। आवर्तकाल आ गया। आवृत्ति निकालनी है, पलट दीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, n बराबर qb अपान 2πm। फ्रीक्वेंसी आ गई, ये भी चीज आ गया। अब एक चीज और है बेटा, वो क्या है, एक पिच होता है। पिच मतलब ये देखो कि जब देखिए, अगर मैं अगर सोचो एक बार फिर से सोचो, मैं यहां से चला फिर यहीं आ गया, तब तो मैं ऐसे घूमता रहूंगा। अगर मैं यहां से चलकर घूमने के बाद यहीं आ गया तो इसी पर घूमता रहूंगा, आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं यहां से चला, लेकिन साइकिल कंप्लीट करने के बाद मैं यहां आया, फिर यहां से चलने के बाद फिर मैं यहां आया, फिर यहां से चलने के बाद फिर मैं यहां आया, आगे बढ़ता जा रहा हूं। तो यहां से चलने के बाद यहां तक आने में तुमने जितनी दूरी चली है वो पिच है तुम्हारा। पिच, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितनी दूरी तुम कहां बढ़ गए, आगे। अब देखो, फिर यहां से चले थे, यहां से फिर चले थे, यहां पहुंच गए, ये तुम्हारी दूसरी पिच है। एक साइकिल चलने में जो तुमने दूरी तय की वो तुम्हारी पिच है। वो पिच कैसे निकलेगा आपको बताते हैं कैसे निकलेगा। भैया एक साइकिल चलने में टाइम पीरियड कितना है, ये है। टाइम तो तुम निकाले ही हो, कै साइकिल चलने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में, वो टाइम पीरियड t है। और आगे बढ़ रहे हो, यहां से स्टार्ट किया, ऐसे घूमते हुए यहां आ गए, तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, एक चक्कर लगा लिया, लेकिन आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ने में चाल कौन था, v cos थीटा। तो पट से दूरी निकल जाएगी। कैसे दूरी, कैसे, यहां से यहां तक का समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो आगे बढ़ने की चाल कौन है, स्पीड कौन है, v cos थीटा। और टाइम पीरियड तो आपने निकाल ही लिया है, गोल गोल चक्कर लगाने का, ये निकाल देंगे फट से, पथ का पेच निकल जाएगा। सोचो कि जब आप फील्ड से तिरछा चलते हो तो एक तो v cos थीटा फील्ड के डायरेक्शन में, और फील्ड के परपेंडिकुलर v sin थीटा। ये कहता है तुमको आगे बढ़ो और ये कहता है सर्किल बनाओ। और बहुत बार समझा चुके, ये यहां से चलना शुरू किए और जब तक यहां पहुंचे एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो कैपिटल टी, और यहां से यहां तक जाने में जिस चाल से चल रहे हो ये, वो है v cos क्या, थीटा। ठीक है ना। तो प्रश्न क्या हुआ, क्षेत्र की, और v cos थीटा क्षेत्र की दिशा में, v cos थीटा क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में एक आवर्तकाल में जितनी दूरी चलोगे, एक टाइम पीरियड में जितनी दूरी चलोगे वो भी क्षेत्र की दिशा में, वो पथ का पिच है। दूरी कई आवर्तकाल में, दूरी एक टाइम पीरियड में,
तो फिर दूरी बराबर क्या होता है, चाल, यहां से यहां तक जाने का चाल कौन है, v cos थीटा, और समय कौन है, t, और v cos थीटा और t बराबर तो हम पहले भी निकलवा चुके हैं 2πm/qb। तो क्या हो गया, यहां से क्या आ गया, 2πmv cos थीटा/q, ये पथ का पिच हो गया।